नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 12 जुलाई 2024 है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के 3 इशू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इशू जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच का नाम मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस राइट्स देने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है। कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस जजमेंट की, हम पूरा इशू डिटेल से समझेंगे। 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। द हिंदू में भी ये आर्टिकल आया है छोटा, इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा आर्टिकल है, उन सबको मिला के डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू बैगिंग से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ना कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं बैगिंग के इशू को एड्रेस करने के लिए, जो हम समझेंगे। इसके बाद फिर तीसरा जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो नाटो से संबंधित डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड का वो आर्टिकल है। आगे बढ़े उससे पहले डेट तो आज की देखो 2 मार्च है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। बैगिंग का इशू तो हमने डिस्कस कर लिया दोनों पर्सपेक्टिव से, एथिकल पर्सपेक्टिव से भी और सोशल पर्सपेक्टिव से भी। इसके अलावा 2 और इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग से संबंधित, और फिर लास्ट में इंडिया का स्टैंड इजराइल और पैलेस्टीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन पर। यह कोट है आज का, द राइट ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटन्ड। जब एक पर्सन के राइट्स खतरे में आते हैं ना, तो फिर सभी जो पर्सन्स हैं, सभी जो लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं वो भी डिमिनिश हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। कैसे? आपने देखो इससे संबंधित और बहुत सारे कोट सुने होंगे कि इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर, या फिर थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इसी टाइप का है। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इस टाइप का कोट है। इवन ये भी आपने सुना होगा कोट तो, कि अगर मतलब जब इनजस्टिस हो रहा है ना, तो एनिमीज के वर्ड्स नहीं सुने जाएंगे, लेकिन उस समय दोस्त चुप रहे, दोस्तों का जो साइलेंस है ना वो हमेशा याद आएगा। यह भी कोट है। अगर एक जगह किसी पर्सन को चैन पहनाई जाती है तो इसका मतलब अगला नंबर आपका है। मतलब ये तो कोट इस प्रकार से है कि अगर आपके पड़ोसी पर जुल्म हो रहा है और आप चुप हो तो इसका मतलब अगला नंबर आपका है। ऐसा क्यों कहा जाता है? नॉर्मल सी बात है। देखो, सरकार अगर आज किसी पर्सन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाम लगा रही है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, और सभी लोग चुप हैं, तो सरकार को मोटिवेशन मिलता है कि ये किया जा सकता है, कोई नहीं बोलता है, तो फिर कल को देखो आपका भी नंबर आ सकता है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी सरकार लगाम लगा सकती है। लेकिन किसी भी पर्सन के अधिकारों पे सरकार लगाम लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, सारे हल्ला करेंगे ना, आवाज उठाएंगे कि आप गलत कर रहे हो, उस पर्सन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दमन क्यों कर रहे हो, तो सरकार को समझ में आ जाएगा ये नहीं किया जा सकता। जब भी हम ऐसा करेंगे तो लोग चिल्लाएंगे। समझे कोर्ट का मतलब? अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल आप दे सकते हो। पुलिस का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि पुलिस किसी भी घर को सर्च करेगी बिना वारंट के, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो पुलिस को मोटिवेशन मिलेगा, फिर पुलिस कल को ऐसा फिर से करेगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंटेनेंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस सिंपल भाषा में भरण पोषण। जब देखो पति पत्नी अलग हो जाते हैं ना, तो पति को ना पत्नी को पैसे देने होते हैं, ये पत्नी की खाने पीने के लिए और रहने के लिए होते हैं, और इसे ही मेंटेनेंस कहा जाता है। अच्छा, एक और सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बेसिक से संबंधित। सेकुलर लॉज और पर्सनल लॉज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर यूपीएससी क्वेश्चन में ये टर्म इस्तेमाल कर ले, डायरेक्टली पूछे ना व्हाट आर सेकुलर लॉज, लेकिन कोई स्टेटमेंट दे दे उसमें सेकुलर लॉज का जिक्र हो, तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर दूं। सेकुलर लॉज, ये जो कानून होते हैं ना, ये देखो रिलीजन से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये सभी नागरिकों पे ना इक्वली अप्लाई होते हैं, और किसी एक धर्म के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जैसे पहले देखो ये हुआ करते थे आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो नए क्रिमिनल लॉज आ गया है ना, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नए क्रिमिनल लॉज हैं। तो ये सभी सिटीजन्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। ऐसा तो है नहीं कि आईपीसी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। तो ये सब कानून सेकुलर लॉज हैं, क्योंकि ये सभी नागरिकों के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। और दूसरी तरफ पर्सनल लॉज कौन से होते हैं? पर्सनल लॉज जैसे देखो जो पर्टिकुलरली एक रिलीजन के लिए होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये क्या है? ये पर्सनल लॉज हैं। हमारा देश एक देखो वैसे सेकुलर कंट्री है,
पर हमारा देश पर्सनल लॉज को भी अलाउ करता है। जैसे देखो मुस्लिम्स में जो पर्सनल मैटर्स है ना, फॉर एग्जांपल शादी, तलाक, इनमें ना शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लगता है। समझ गए? अब आपने एक केस के बारे में सुनिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं। 1985 में ना सुप्रीम कोर्ट में केस सामने आया जिसे आप सा बानो केस के नाम से जानते हो। इस केस में क्या हुआ था 1985 के सा बानो केस में? देखो, सा बानो 62 ईयर्स की एक महिला थी जिनको ना इनके पति ने तलाक दे दिया था 62 साल की उम्र में, और इनके ना 5 बच्चे थे। अब इनके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो इन्होंने ना अपने पति को बोला कि मुझे चाहिए मेंटेनेंस। तो इनके पति ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्लिम्स के मामलों में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लगता है और उसके अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग इद्दत पीरियड में मुझे मेंटेनेंस देना है। इद्दत पीरियड ना 3 महीनों का होता है। 3 महीनों के लिए मैं मेंटेनेंस दूंगा, उसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आमतौर पे देखो इद्दत पीरियड में जो मेंटेनेंस मिलता है बहुत कम होता है। तो साहब बानो ने बोला ये तो बहुत ही कम है, और सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों? तो साहब बानो के जो वकील थे ना, उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप ना कोर्ट में जाइए और सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मांगिए। तो साहब बानो ने केस फाइल कर दिया। लेकिन देखो अपोजिट पक्ष ने ये बोला कि हम पे तो मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होंगे, हम पे सेकुलर लॉज एप्लीकेबल हो नहीं सकते। लेकिन ये जो इशू था ये जेंडर इक्वालिटी वाला भी था। तो एक बहुत बड़ा डिबेट उस समय इमर्ज होके आया, क्या मुस्लिम वुमेन पे सेकुलर लॉज एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता कि हाँ ये सेकुलर लॉ यानी सीआरपीसी मुस्लिम वुमेन के लिए भी है, तो देखो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता, और आखिरकार हुआ भी यही। प्रेसिडेंट सेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साहब बानो केस में बोला कि जो साहब बानो है उनको सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया साहब बानो केस में। बट देखो उसके बाद तो हाहाकार मच गया। उसके बाद कुछ मुस्लिम सेक्शंस में गुस्सा और नाराजगी फैल गई। बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने इसे शरीयत में दखलंदाजी कहा और कहा कि मुस्लिम्स के लिए तो शरीयत लागू है, आप कैसे इसमें इंटरफेयर कर सकते हो। कुछ सेक्शंस ने ये बोला इस्लाम खतरे में है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब राजीव गांधी एक बड़े डायलेमा में थे। एक तरफ उनकी इमेज प्रोग्रेसिव थी जिसमें वो जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते, लेकिन आपको बिल्कुल रियल शब्दों में बताऊं, दूसरी तरफ उनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि मुस्लिम्स आमतौर पे कांग्रेस को वोट देते थे, तो उनके ऊपर एक प्रेशर था कि हाँ इस वोट बैंक को थोड़ा शांत किया जाए जो उनको वोट देता है। बड़े बड़े शहरों में उस समय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया था, शरीयत बचाओ रैलीज निकाली गई, और कुछ जगहों पे देखो हिंसा भी हुई थी। टीवी में, न्यूज़पेपर में उस समय बहुत डिबेट हुई थी। ये एक नेशनल इशू बन गया था। और इवन देखो बाकी देश भी इंडिया की तरफ देख रहे थे कि इंडिया क्या रुख अपनाता है, क्या इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉज को ज़्यादा तवज्जो देता है या फिर जेंडर इक्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो देता है। राजीव गांधी की सरकार के ऊपर देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और आखिरकार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके आगे राजीव गांधी की सरकार ने उस समय घुटने टेक दिए। सरकार एक नया कानून लेके आई 1986 में। उस कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। फिर से बोलता हूँ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस कानून का मकसद सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी ना कि मुस्लिम महिलाएं सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती हैं, उसको रिवर्स करना था। इस लॉ में कहा गया कि मुस्लिम वुमेन सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर ही मेंटेनेंस मांग सकती हैं, ना कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत। तो ये हुआ 1986 में। बाद में देखो 2001 आया। 2001 में ना डैनियल लतीफ़ी केस में, 2001 में डैनियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना 1986 के कानून को ना वैलिड करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून आया था ठीक था, पर कोर्ट ने देखो ये भी कह दिया कि ये 1986 का जो कानून है ना वो सीआरपीसी सेक्शन 125 को ओवरराइड नहीं करता है। बस इतना कह के छोड़ दिया, क्लैरिटी नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ इतना कह के बोल दिया कि 1986 का जो कानून है वो सीआरपीसी सेक्शन 125 को ओवरराइड नहीं करता है।
बट देखो इतने सालों के बाद अब जाके सुप्रीम कोर्ट के ना 2 जजेस की एक बेंच है, जिसमें जस्टिस नागरत्ना थी और जस्टिस जॉर्ज मसी, इन दोनों ने ना एक वर्डिक्ट दिया जिसमें ये बोला गया कि मुस्लिम वुमेन के पास में ना चॉइस है, उनकी मर्जी है, चाहे वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी मर्जी है वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत। अभी सीआरपीसी का नाम चेंज हो चुका है, बट केस तो पुराना था ना, तो नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई और प्रोविजन होगा, मतलब समझ गए। अब चॉइस दे दी 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही वर्डिक्ट दे दिया 1985 जैसा, जिसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुए थे 1985 में, और सरकार को एक नया कानून लाना पड़ गया था। तो ये पूरी कहानी आपने समझ ली। अब देखो, जो आज के इस आर्टिकल में राइटर है ना जकिया सोमेन, वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है और अभी इंडियन मुस्लिम्स को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से गवर्न किया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। और इसमें ना जो ये इश्यूज़ हैं ना, जैसे मैरिज की एज का इशू, डाइवोर्स का इशू, मेंटेनेंस का इशू, पोलीगैमी का इशू, इनका ना इन सब का पैट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब मेल के नज़रिए से ज़्यादा इन मुस्लिम पर्सनल लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है, और वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन, वो डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन में रहती हैं। वो एग्जांपल भी देती हैं, जैसे मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं के पास में ना निकाह नामा की कॉपी नहीं मिलेगी, उनको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता। जब देखो मुस्लिम पर्सनल मैटर्स में जेंडर रिफॉर्म्स की बात आती है ना, जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, तो ये बोल दिया जाता है ये वेस्टर्न सोच है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉज में एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं होती। तो ये सब बातें बोल दी जाती हैं राइटर के अनुसार। बट देखो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आंसर्स में ऐड करने हैं। इसमें देखो डायमेंशन है आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। महिलाओं को अब मेंटेनेंस मिलेगा, बाकी धर्मों की महिलाओं के बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। इवन देखो आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप ना किसी के साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। फिर देखो एक डिबेट जो इमर्ज होकर आती है, पर्सनल लॉज वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए, या फिर सभी धर्मों के लोगों के लिए इक्वल कानून एप्लीकेबल होने चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल होनी चाहिए। वो डिबेट फिर से इमर्ज होकर आएगी। कुल मिला के देखो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। आप भी अपनी राय बता सकते हो इस जजमेंट के ऊपर कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी फॉर बेगिंग मेनेस। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले बैगिंग से रिलेटेड जो पूरा इशू है ना, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देता हूं। एक फेमस कहावत है, किसी बैगर के आईज के जो एक्सप्रेशन है ना, भिखारी के आंखों के एक्सप्रेशन, वो ज़्यादा पावरफुल है किसी दूसरे इंडिविजुअल के पूरी बॉडी के जेस्चर से। मतलब एक तरफ कोई दूसरा इंडिविजुअल अपनी पूरी बॉडी के जेस्चर्स का इस्तेमाल करके कन्विंस करवाने की कोशिश करता है, नहीं कन्विंस करवा पाएगा। बट बैगर की जो आईज है ना, वो इतनी पावरफुल होती हैं, वो दूसरे को मजबूर कर देती हैं हाथ रखने के लिए जेब पर और कुछ हेल्प करने के लिए, पैसा देने के लिए। ये कहावत सुन के ना आपके मन में जाहिर तौर पे 2 तरह के एक्सप्रेशंस आए होंगे। पहली चीज, या तो आप उन लोगों में शामिल हो जो बिल्कुल भीख नहीं देते हैं और उनको लगता है कि भीख देना मतलब बैगिंग को प्रमोट करना। अगर आप एक को भीख दोगे, इसका मतलब आप प्रमोट कर रहे हो, वो काम करेगा ही नहीं, वो फिर से बैगिंग करेगा। अगर सभी लोग भीख देना बंद कर दें तो बैगर्स अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ एक ये भी सोच है जो बैगर्स के साथ में सिंपैथी रखती है कि बैगर्स मतलब कोई भी जानबूझ के बैगिंग नहीं करता, वो सिचुएशन से मजबूर हो जाता है। देखो सही बताऊं तो आंसर ना कहीं बीच में है। सारे बैगर्स एक जैसे नहीं होते। कोई भी बैगर ना 4 रीजंस की वजह से बैगर बनता है।
सबसे पहला तो यही है कि उसका काम करने का मन ही नहीं है। मतलब उसको लगता है कि यार बैगिंग करके अच्छा खासा काम चल रहा है। आपने भी खबरें ऐसी सुनी होंगी कि बैगर्स के 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनका घर है और अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते हैं, 40-50 हजार 30 हजार सिचुएशन के हिसाब से बैगिंग करके। तो एक तो ये कैटेगरी है बैगर्स की। दूसरी कैटेगरी देखो ये है डिसेबल या फिर ट्रांसजेंडर। इनको कहीं और काम मिलता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर्स को अगर बोलें कि भाई तुम बैगिंग क्यों करते हो, तो इनका कहना है कि हमें कोई काम पे रखता ही नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम ट्रैफिक लाइट पे बैगिंग करते हैं पेट भरने के लिए, क्योंकि हमें कोई काम नहीं देता है। और जो कि देखो कुछ हद तक तो सही है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि बहुत जोर लगाएं तो शायद उनको काम मिल भी जाए, लेकिन कुछ हद तक उनकी बात सच है। स्टिग्मा अटैच है ट्रांसजेंडर्स के साथ में, तो उनको काम आसानी से नहीं मिलता है। और बात करें डिसेबल्ड की, वो भी ये कहते हैं कि इस संसार में और खास करके इंडिया में डिसेबल होना, इसका मतलब शुरुआत से ही आपके ऊपर टैग लग जाता है कि अरे ये तो परफेक्ट पर्सन नहीं है, ये तो मतलब कमी है, इससे काम नहीं होगा। बचपन से ही हमारे साथ ये सोच अटैच हो जाती है और वो आगे जाते जाते इतनी ज्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है सोसाइटी में कि हमें कोई काम नहीं देकर राजी। थोड़ी बहुत अवेयरनेस आने लगी है, लेकिन इनका भी कहना है कि हमें काम आसानी से नहीं मिलता है, हमें मजबूरी में बैगिंग करनी पड़ती है। अब फिर तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब जैसे 6 सदस्यों की फैमिली है, 6 में से एक कमाने वाला है, और जो कमाने वाला है वो उतना नहीं कमाता कि 6 लोगों का पेट भर सके। तो इन 6 सदस्यों के परिवार में 1-2 लोग जो लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, वो बैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और परिवार का पालन पोषण होगा। कुछ बैगर्स ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम बैगिंग करते हैं। सुबह काम किया, शाम को कोई काम नहीं मिला तो फिर बैगिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर चौथी कैटेगरी देखो उन बच्चों की है जिनको माफिया कंट्रोल करता है। मतलब हमारे देश में हर साल 40,000 जो बच्चे हैं ना वो गुम हो जाते हैं। 40,000 बच्चे, जिसमें से 10,000 तो कभी मिलते ही नहीं। फाइनली कहां जाते हैं वो बच्चे? बहुत सारे बच्चे तो देखो बैगिंग माफिया जो है उन्हें कंट्रोल करना लगता है। और आपको ना एक चीज जान के हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है, जो बैगिंग माफिया है ना जानबूझ के कई बच्चों को डिसेबल कर देता है, मतलब विकलांग कर देता है, ताकि उनको ज्यादा भीख मिल सके। ये भी चलता है। तो ये चौथी कैटेगरी है माफिया वाली। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे देश में ना बैगिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से देश में 4,13,000 बैगर्स थे। 2011 का सेंसस आए तो अब कितने 12-13 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो बैगर्स की संख्या अब 10 लाख से भी ज्यादा है या फिर उससे भी ज्यादा है। अब बैगिंग को रोकने के लिए ना सरकार कई बार अजीबोगरीब चीजें करती है। जैसे देखो पहले तो एक 1959 का एक्ट हुआ करता था जिसमें बैगिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, जिसमें 3 से 10 सालों के बीच में सजा हो सकती थी। लेकिन 1959 के इस एक्ट से बैगिंग कभी नहीं रुकी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले हाई कोर्ट ने किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया कि हां बैगिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है कि सरकार उन लोगों को खाना नहीं दे सकी, सरकार उन लोगों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकी, ऊपर से मजबूरी में वो बैगिंग कर रहा है, तो ये अपराध तो नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे G20 का समिट था, G20 के समिट से पहले अब बाइडेन वगैरह ये सारे लोग आने थे। सरकार को लगा यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये लुटियन दिल्ली का आसपास का इलाका जो था ना, प्रगति मैदान, जहां पे G20 का समिट होना था, सबको हटा दिया, सारे बैगर्स को। अब बैगर्स भी वहां पे रखे क्या करते जब आम आदमी वहां पे नहीं जा सकता था, लेकिन सरकार ने हटा दिया। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, कोई बड़ा डिग्निटरी आता है दूसरे देश से, तो सरकार बैगर्स को वहां से हटा देती है। रास्ते में बैगर्स नहीं दिखने चाहिए। ऐसा ही चीज हुई जब ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हैदराबाद आई थी,
तो हैदराबाद की पुलिस ने ना हैदराबाद सिटी से 6,500 बैगर्स हटा दिए, कईयों को जेल में डाल दिया, कईयों को बैगर होम में डाल दिया, लेकिन सब हटा दिए, दिखने नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये एक समस्या का समाधान है? बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी पता है। वो अगले दिन फिर से वापस वहीं आ जाएंगे। देखो, बैगिंग की जो समस्या है ना, मल्टी डायमेंशनल हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 कैटेगरी के बैगर्स होते हैं। अदरवाइज देखो, पहले ना मनुस्मृति में या फिर अर्थशास्त्र में भी जो लोग अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकते, राजा को बोला गया है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखिए। जैसे अलग अलग धर्मों में, जैनिज्म में देखो, जैसे जो मोंक्स होते हैं वो जब ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं तो फिर लोगों पर डिपेंड करते हैं, अपने पालन पोषण के लिए भिक्षा लेते हैं। लेकिन ना, ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है। पहले ऐसा चला करता था, बहुत साधु संत जो थे वो ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद या फिर अपना रेगुलर जीवन त्यागने के बाद, संन्यास लेने के बाद फिर घर घर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। बट वो स्पिरिचुअल डायमेंशन थी। आज के समय में ना ये डायमेंशन तो बहुत कम हो गई है, स्पिरिचुअल वाली। आज के समय में बैगिंग एक सोशल इशू बन गया है और सरकार को ना इसे इसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। अब जब इतनी कैटेगरीज हैं बैगर्स की, कैसे पता लगेगा? मतलब जाहिर तौर पे आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, काफी बार ऐसा हुआ है कि बाद में पता लगता है कि जिसकी मदद की उसने धोखा दिया। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे एक बार कोई मुझे मिला, क्या मेरी ट्रेन छूट गई है, आप 100 रुपये दे दीजिए प्लीज़, मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ में है, मैं काम कर दूंगा चाहे ढाबे में, ऐसा करके उसने मुझे बोला। और मुझे सच में लग गया कि हाँ यार, नया नया मैं दिल्ली में आया था, मुझे लगा सच्ची में बेचारे के साथ दिक्कत हो गई, तो मैंने पैसे दे दिए। बाद में 3 दिन बाद आया, वो वहीं पे था एग्जैक्टली, और यही काम कर रहा था। ऐसे तो विश्वास नहीं होता। एक स्टोरी है, मैंने पहले आपको बताई थी, बाबा भारती वाली। अगर ना आप किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, जरूरतमंदों को जब वास्तव में मदद होगी ना, वो पर्सन मदद नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा धोखा आप समाज को दे रहे हो जब आप किसी व्यक्ति को झूठ बोल के उससे मदद ले रहे हो। अगर वास्तव में किसी जरूरतमंद की कभी मदद होगी ना, तो उस समय वो व्यक्ति मदद नहीं करेगा। वैसा ही होता है जब बैगर्स जब हमसे कुछ मांगते हैं ना। पहली तो बात इतने बड़े स्केल पे होने लगा है कि जहां पे भी जाओ आपको बैगर्स मिलेंगे ही। किसी भी चाय की दुकान पे आप चले जाओ, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, वहां पे आपको बैगर्स मिलेंगे। तो आप देखो, हमेशा तो पैसे नहीं दे सकते जाहिर तौर पे, मतलब सुबह शाम 2 बार आप चाय पीते हो, डेली पीते हो, हर बार तो आप पैसा नहीं दे सकते हो। और हमेशा आप डायलेमा में रहते हो कि दूं या ना दूं, क्या वास्तव में ये माफिया वाले लोग तो नहीं है जो बच्चों को भेज रहे हैं, या फिर ये सच में इनको जरूरत है। हमेशा आपके मन में ये दुविधा चलती रहती होगी, मेरे मन में भी चलती है, आपके मन में भी चलती होगी कि मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले ना सिंडिकेट्स की पहचान करनी चाहिए, जो सिंडिकेट चला रहे हैं बैगिंग का। इन पे तो सख्त की सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चे चोरी ना हो, और इस प्रकार से बच्चों का इस्तेमाल करके, उनको विकलांग करके, उनसे भीख मंगवाने का जो काम करते हैं, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मतलब सच में बच्चों को विकलांग करना, ताकि उनसे भीख ज्यादा से ज्यादा मंगवाई जा सके। दूसरा, फिर डिसेबल और ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार को व्यवस्था ठीक करनी होगी। ट्रांसजेंडर के लिए कानून आया है, डिसेबल्स के लिए भी आया है, लेकिन अभी उतनी इनकी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। हर ट्रैफिक लाइट पे आपको ट्रांसजेंडर्स मिल जाएंगे, हर ट्रैफिक लाइट पे, जो जाहिर तौर पे भारत के लिए एक गलत इमेज प्रेजेंट करते हैं, जो भी बाहर से आता है कि यार इतना ज्यादा, मतलब इंडिया में गरीबी है, बैगिंग है। और बहुत बार तो ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं कि आप उनको नहीं दोगे तो वो बद्दुआएं भी देते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक ब्लैकमेलिंग है। फिर ये कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, सब कुछ सही है, काम नहीं करना चाहते। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में ना, पहले वहां पे एक मेरी लाइब्रेरी थी। सुबह सुबह पूरा परिवार द्वारका से आता मेट्रो लेके, और ना करोल बाग के आसपास ना होटल्स काफी ज्यादा हैं, फॉरेनर हैं, फॉरेनर से भीख मिल जाती है। एक तो उन्होंने गरीबी देखी नहीं होती इतनी ज्यादा, दूसरा उनके लिए वैल्यू कम है, मतलब वो $1 देंगे, उनके लिए $1 की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यहां पे 80 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। तो इस वजह से होटल वाले एरिया में पूरा परिवार 10-12 महिलाओं का आता, मेट्रो लेके सुबह आता, पूरा दिन भीख मांगता और शाम को मेट्रो से ही वापस लौट जाता। उनके लिए ये एक व्यापार बन गया है, उनको ये आसान लगता है बैगिंग करना, जबकि सारी महिलाएं ठीक ठाक कंडीशन में वो काम भी कर सकती हैं।
तो ऐसे लोगों को भीख देना तो मतलब काइंड ऑफ आप प्रमोट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। फिर तो आप एक को दोगे, बाकी को भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये काम तो सही है, काम नहीं करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में कैटेगरी है जो मजबूरी से करते हैं, गरीबी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके लिए तो सरकार को देखो कुछ रिहेबिलिटेशन वाले प्रोग्राम चलाने चाहिए। कई राज्यों की सरकारों ने चलाए भी हैं, जैसे राजस्थान ने। इनको स्किल्स देके इनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि इनकी अच्छी जॉब लग सके और ये इनफ कमा सकें। तो जितनी भी कैटेगरीज हमने डिस्कस की ना, 4 तरह के बैगर्स होते हैं। हर कैटेगरी के लिए सरकार को अलग टाइप की पॉलिसीज चलानी चाहिए ताकि इस बैगिंग की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी भी केस स्टडी है, मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ना वैसा वाला भी है, मतलब डेली हम देखते हैं तो इमोशंस वाला भी है। तो ना कई बार तो ऐसा मुझे केस स्टडी में पता लगा, जब आप ट्रैफिक लाइट पे किसी महिला को देखते हो ना बच्चा लिए, कोई जरूरी नहीं वो उसी महिला का बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो रेंट पे लाया गया है ताकि महिला को ज्यादा भीख मिल सके। ऐसे भी केसेस होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा हमेशा सोता मिलता है, जानबूझ के उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज दी जाती है कि वो सो जाए, बस तंग ना करे, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो डिस्टर्बेंस होगी भीख मांगने में। ऐसी भी केस स्टडीज हैं। लेकिन देखो सच में ऐसे भी लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत होती है और वो मजबूरी में अपनी डिग्निटी को इग्नोर करके मजबूरी में भीख मांगते हैं। तो हर टाइप के केस हैं। तो आज जो हमने डिस्कशन की उससे हमारा वो डायलेमा नहीं दूर होने वाला है। हमको कभी भी पता नहीं लगेगा कि कौन सा जेन्युइन केस है जिनकी हम मदद कर सकें और कौन सा जेन्युइन केस नहीं है, मतलब किसी को भीख नहीं देनी चाहिए, ये हमें कभी नहीं पता लगेगा। तो डायलेमा वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखो आपने ना पूरा इशू तो समझ लिया बैगिंग से संबंधित, लेकिन ना जाते जाते एनएचआरसी ने जो 8 की एरियाज ऑफ एक्शन बताए हैं ना बैगिंग को एड्रेस करने के लिए, वो भी जान लीजिए, आंसर्स में लिखने के काम आएंगे। सबसे पहला उन्होंने बोला है आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल एंगेज्ड इन बैगिंग, मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया जाए और वो लोग जो भीख मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, उनका एक नेशनल डेटाबेस तैयार होना चाहिए जिसमें उनकी सारी डिटेल्स हों, फिजिकल डिटेल्स, मेंटल डिटेल्स, सोशल बैकग्राउंड सब, और इस डेटाबेस को ना टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए। फिर दूसरा है रिहेबिलिटेशन, मतलब जो लोग भीख मांगते हैं ना उनको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए जिसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज हों, फॉर एग्जाम्पल खाना, कपड़े, हेल्थ केयर। ऐसे लोगों की जो शेल्टर होम्स में पनाह लेते हैं उनको हेल्प किया जाए, वो आइडेंटिटी कार्ड हासिल कर सकें, राशन कार्ड हासिल कर सकें, उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जाए, उनको मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग दी जाए। और कुछ बैगर्स जो एडिक्टेड होते हैं, नशा वगैरह करते हैं, डी एडिक्शन में उनकी हेल्प की जाए। इसके अलावा ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट दोज हु बैग, जो भीख मांगते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, जॉब ट्रेनिंग और कैसे उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाए। फिर है कोलैबोरेशन, जो एनजीओज या फिर सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके साथ मिलकर काम किया जाए। और बहुत सारे जो एनजीओज हैं ना वो हेल्प करते हैं बैगर्स की, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो जॉइंटली कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। ऐसे केस स्टडीज़ भी मिलती हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। जैसे एक डीएम ने देखा कि कुछ जो डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं ट्रैफिक लाइट पे भीख मांग रहे हैं तो उनको इकट्ठा करके एक कैफ़े खुलवा दिया। समझ गए। अब नेक्स्ट है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। रिहेबिलिटेशन के बाद में वो लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकें, इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। जैसे बैंकों को एंकरेज किया जाए कि ऐसे लोगों को थोड़ा लोन दे दो ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की है। फिर देखो जनता को भी जागरूक किया जाए कि इतने सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, अवेलेबल हैं बैगर्स के लिए। तो आप डायरेक्टली इनको पैसा देने के बजाय ना उन एनजीओज को दे दो, वेलफेयर फंड को दे दो जो बैगर्स के लिए काम करते हैं, डायरेक्टली पैसा मत दो। इसके अलावा वो बच्चे जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं उनको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलवाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इनकी फीस ना लगे और फ्री में वो एजुकेशन हासिल करें। सबसे लास्ट में स्किल डेवलपमेंट, शेल्टर होम्स में जो लोग रह रहे हैं उनको स्किल दी जाए उनकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के आधार पे। इसके लिए जो गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ में टाई अप किया जा सकता है। तो ये 8 पॉइंट्स थे देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नाटो के चाइना सिंड्रोम से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो नाटो को बने ना 75 ईयर पूरे हो चुके हैं। हाल ही में 70
5th एनिवर्सरी समिट ऑर्गेनाइज हुआ यूएस में, और कुछ इश्यूज जो चर्चा में रहने चाहिए थे वो इस प्रकार से, जैसे जो बाइडन की जो हेल्थ है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, वो अगला राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, यूक्रेन में वार, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, और इवन ट्रंप का फिर से चुन के आना, उसकी संभावना, क्योंकि ट्रंप ने पहले बहुत सारी बातें बोली थी नाटो के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन इश्यूज़ पे चर्चा होनी चाहिए थी, बट चाइना पे ज़्यादा चर्चा हुई। चाइना को डिसाइसिव इनेबलर कहा गया। चाइना जानबूझ के रशिया को सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, और इसी वजह से रशिया यूक्रेन में अपना वो जो वार है वो जारी रख सका है, और इसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है। तो चाइना को बोला गया इस समिट में कि आप हर प्रकार की जो मदद है वो रशिया को प्रोवाइड करना बंद कीजिए। इवन चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब चाइना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस इशू पर भी डिस्कशन हुई। अब देखो थोड़ा नाटो का ना आप इतिहास जानिए। 1949 में नाटो बना था। उस समय यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता जा रहा था, तो ना वेस्टर्न कंट्रीज ने मिल के यूएसएसआर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नाटो में, एक पे हमला मतलब सब पे हमला। इन्होंने ना मिलके गैंग बना लिया, एक भी गैंग मेंबर पे हमला हुआ तो उसे सब पर हमला माना जाएगा। इससे फायदा एक देखो ये हुआ कि ना नाटो के मेंबर कंट्रीज की ना ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, शायद नाटो के कारण नहीं हुई। कोई नाटो के मेंबर को छेड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता था ये पावरफुल गैंग है, अगर इसके एक भी मेंबर को हाथ लगाया तो ये सारे मिलके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। इस वजह से नाटो के मेंबर कंट्रीज का ना एज सच वार नहीं हुआ, लेकिन इंटरवेंशन जरूर हुआ। जैसे 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था यूएसए में, तो उसे ना यूएसए के ऊपर हमला माना गया, और बाद में नाटो फोर्सेस ने ना अफगानिस्तान में इंटरवेंशन की। तो हमला वो हमला यूएस के ऊपर था, लेकिन उसे नाटो के ऊपर हमला माना गया, और नाटो मेंबर कंट्रीज ने मिलके अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए। लेकिन देखो एक चीज, ये ऑर्गेनाइजेशन यूएसएसआर के अगेंस्ट बनी थी नाटो, बट यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1990-91 में। उसके बाद ना यूएसए ने रशिया को, जो यूएसएसआर के टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा था ना, रशिया को एक बात बोली यूएस ने कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम नाटो का आपके देश की तरफ एक्सपेंशन नहीं करेंगे। बहुत बातें बोली गई थी उस समय, एक बढ़िया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होके आएगा। अब पहले यूएसएसआर यूएसए की बनती नहीं थी, कोल्ड वार था, लेकिन अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया और यूएस दोनों अच्छे से मिल के चलेंगे, कोऑपरेशन करके रहेंगे। लेकिन देखो ये सारी बातें ना ज़्यादा दिन तक टिक नहीं इसकी, क्योंकि रशिया को ये रियलाइज हो गया कि यूएसए हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है। रशिया को ये लगा यूएसए अपने वादों से मुकर रहा है। इवन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बावजूद रशिया के बॉर्डर के नजदीक जो देश लगते हैं उनको यूएसए नाटो में शामिल कर रहा है। इसका क्या मतलब बनता है? तो इस बात से ना रशिया चिढ़ता गया। बाद में पुतिन सत्ता में आसीन हुए, और पुतिन ने तो फिर इस प्रकार की बातें बोलनी स्टार्ट कर दी कि यूएसए हमारे साथ बराबर की दोस्ती कभी नहीं चाहता, हम यूएसएसआर वाली पुरानी जो ग्लोरी है फिर से हासिल करेंगे। तो एक बार फिर से रशिया के साथ रिलेशंस खराब हो गए यूएस के। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था तो उस समय नाटो को डिसबैंड कर देना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के रशिया के साथ जो देश जिनका बॉर्डर लगता है उनको नाटो में शामिल किया गया। इवन यूक्रेन के साथ वार, उसका भी एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रशिया को यह बात पसंद नहीं थी। तो देखो नाटो से संबंधित ना बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी नाटो के मेंबर 32 हो चुके हैं। नाटो फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। अभी जैसे जो F-16 फाइटिंग फाल्कन्स हैं, ये फाइटर जेट ट्रांसफर किए जाएंगे यूक्रेन को फ्रॉम डेनमार्क एंड नीदरलैंड, क्योंकि रशिया ना काफ़ी अच्छी अपनी एयर पावर शो कर रहा है युद्ध में, और यूक्रेन काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। इस वजह से यूक्रेन को यूएस बिल्ट ये F-16 फाइटर फाल्कन देने का निर्णय लिया गया है नाटो के द्वारा। और साफ साफ बोला गया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कि हम यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप देंगे, बट तब देंगे जब एक बार ना युद्ध खत्म हो जाए। अभी जो हॉस्टिलिटीज़ हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, उनका एंड हो जाए। तो नाटो देखो एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और इवन ट्रंप ये भी बोलते हैं नाटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो खर्चा नहीं करते, उनको कम से कम 2% ऑफ जीडीपी का खर्चा करना चाहिए डिफेंस पे। हम खर्चा करते हैं यूएसए, लेकिन आगे से अगर ये देश खर्चा नहीं करेंगे तो हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे। उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है जब उन्होंने बोला था
अगर जर्मनी पैसा नहीं खर्चा करेगा अपने डिफेंस पे तो मैं बोल दूंगा जर्मनी को कि भाई रशिया जब आपके ऊपर अटैक करेगा तो हम बीच में नहीं आएंगे। रशिया को बोल देंगे जो भी आप करना चाहते हो जर्मनी के साथ कर दो। तो इस बात पे काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। तब बाइडन ने बोला था कि नहीं, हमारा सपोर्ट है पूरा पूरा नाटो के मेंबर कंट्रीज़ को और हम हमारी कमिटमेंट निभाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो ये पूरा जो आर्टिकल हमने बिजनेस स्टैंडर्ड का डिस्कस किया वो नाटो से संबंधित डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। आज देखो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मुस्लिम वुमेन के लिए मेंटेनेंस राइट से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।